अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2-3 अहम खबरें हैं जिन पर इस वीलॉग में बात करूंगी। एक और अहम सहाफ़ी को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया महज एक ट्वीट की बुनियाद पर, और FIA ने उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की और उसके बाद अब उसका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी उसे मिल चुका है। क्या आखिर उसका कसूर था और क्यों उसको पकड़ा गया, इसके ऊपर बात करेंगे, आपको तफसीलात बताएंगे इस वीलॉग में। फिर एक अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो गया 28 सितंबर को। उस मुकदमे के हवाले से आपके साथ कुछ डिस्कशन होगी कि क्या इसमें होने जा रहा है और क्यों इम्पोर्टेंट है, और कुछ बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब का मामला जो बिगड़ा हुआ है अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब उसकी क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। और वो तमाम फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स जिन्होंने मुबारकबादें दी हैं, पैगामात भेजे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। ट्विटर पर भी और फेसबुक पर भी और यूट्यूब के ऊपर भी आपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो मुबारकबादों के पैगाम भेजे हैं सिल्वर बटन मिलने पर, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों का साथ इसी तरह मुझे चाहिए ताकि हम ये जो मामला है इसको आगे बढ़ाते रहें, ये फैमिली हमारी इसी तरह से स्ट्रॉन्ग हो। और यकीन मानिए कि आप लोगों के साथ वाकई मैं अपनी खुशी भी शेयर करती हूँ, अपने दुख भी आपको बताती हूँ। तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे दुख भी आप लोग बांटते हैं मेरे साथ और मेरी खुशियों में इजाफा भी करते हैं जब मुबारकबादों के पैगाम भेजते हैं। तो आ जाइए अब ज़रा ख़बरों की तरफ। पहली खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सहाफ़ी खालिद जमील से मुतालिक है। खालिद जमील साहब का शुमार उन सहाफ़ियों में होता है जिनके बारे में मैं देख रही थी कि जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है तो उसके बाद वो तमाम लोग जो इवन उनसे नज़रियाती इख्तलाफ भी रखते हैं वो भी इस पर फ़िक्रमंद हुए हैं और उनकी तरफ से भी मुज़म्मती ट्वीट्स आए हैं और उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है कि वो एक इंतहाई शरीफ़ुन नफ्स किस्म के सहाफ़ी हैं और एक बड़े प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं। बहुत अरसे से वो सहाफ़त से वाबस्ता हैं और इतना तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का करियर है उनका, जिसमें यानी आप देखिए कि कभी इस तरह का मामला नहीं आया कि उनको इस तरह गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा हो। और यूं भी वो काफ़ी एक मोहतात और प्रोफेशनल किस्म की सहाफ़त करते हैं। मैंने नहीं देखा कि कभी वो हद से ज़्यादा किसी जगह पर हमें नज़र आए कि बहुत ज़्यादा उन्होंने गुफ्तगू गैर मोहतात की हो, गैर ज़िम्मेदाराना की हो। तो उनकी जो मिजाज है उससे मुतालिक भी सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे उनकी, और सब ने इसीलिए उनकी जो गिरफ्तारी है उसको कंडेम भी किया है। लेकिन आखिर उनको गिरफ्तार किया क्यों गया, ये बड़ा दिलचस्प एक सवाल है, क्योंकि ये वही सवाल है जिसका जवाब मेरे पास भी है, आप सबके पास है और हम सब के पास है। क्योंकि ये अब कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं रही है। बुनियादी तौर पर हम ये देख सकते हैं कि जब अमार जाबाक हुआ, शहीद हुआ, तो उसके बाद ज़ाहिर है हर कोई उदास था, परेशान था, दिल गिरफ्ता था और सब ही अपने अपने अंदाज में इस वाक़े के ऊपर अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। तो खालिद जमील साहब ने भी एक ट्वीट किया और उनके ट्वीट के अल्फाज कमोबेश कुछ यूँ थे कि जिन्होंने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था वो इस वक्त अपने बच्चों को लहद में उतारने का बाइस बन रहे हैं। तो इस किस्म की उनके जो ट्वीट के अल्फाज थे। अब इस ट्वीट की बुनियाद के ऊपर FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया है। उसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं उसके मुताबिक वो इदारों के ख़िलाफ़ अवाम को उकसा रहे थे, इदारों के ख़िलाफ़ अवाम में नफ़रत को बढ़ा रहे थे। और इसके साथ साथ उनकी इस ट्वीट में उन्होंने ये भी शामिल किया है साइबर एक्ट के तहत कि जी ये फेक ट्वीट है, जाली खबर जो देने का मामला है, उस एक्ट को, उस दफ़ा को भी शामिल कर दिया गया है। और साथ में ये एक तरह से उन्होंने पूरा उनके ऊपर केस बना दिया है कि जैसे मिलता जुलता कोई बगावत का केस है कि जी आप इदारों के ख़िलाफ़ जो है भड़का रहे थे। ये उसी टाइप की बात लगती है जैसे शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा था, उसमें भी कमोबेश यही बात थी कि इदारों में तकसीम की कोशिश की गई या अवाम को भी इदारों के ख़िलाफ़ भड़काया गया वगैरह वगैरह। तो अब खालिद जमील साहब की मैं प्रोफाइल भी चेक कर रही थी। मज़े की बात यह कि उनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं हैं ट्विटर पर जहां उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है। और अगर यानी ये ख़बर यूँ ना होती, अगर उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाता तो इवन मुझे भी नहीं मालूम था कि ये ट्वीट उन्होंने किया हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि आपने उनकी ट्वीट को खुद ब खुद ही उनकी गिरफ्तारी अमल में ला के उसको बढ़ावा दे दिया
और अगर उनकी ट्वीट कुछ कम लोगों ने पढ़ी हुई थी, 500, 1000, 2000 लोगों ने पढ़ी हुई थी, तो आपने उठा के उस ट्वीट की रीच को इतना बढ़ा दिया कि अब इंटरनेशनली वो एक खबर बन गई है और आपने इंटरनेशनली सबको ये मैसेज दे दिया जो कि वो अपनी ट्वीट में दे रहे थे। पहली बात तो सबसे बड़ी तो ये एक बात है कि आप कम से कम ये तो देख लें कि उसका इम्पैक्ट है कितना, उसकी रीच कितनी है, और फिर उसके बाद अपनी फिक्रमंदी का इजहार करें। दूसरी बात ये है कि क्या कोई महज ट्वीट कर दे तो उससे एकदम इदारों के खिलाफ नफरत बढ़ जाती है, और कोई अगर ट्वीट कर देगा तो इदारों का मोराल डाउन हो जाता है। ये तो बड़ा ही कोई डेलिकेट सा मामला मुझे लगता है। हमारे इदारे बड़े मजबूत हैं, और जो हमारे दिफा के इदारे हैं सब लोग तो हम तो ये सुनते आए हैं कि बड़ी मजबूत अफवाज पाकिस्तान है, तो महज एक ट्वीट और चंद अल्फाज की बिना पर क्यों इनका मोराल डाउन हो जाता है। और फिर एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आप एक तरफ ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी अवाम तो एक बेतहाशा मोहब्बत करती है अपने इदारों से और उनके दरमियान तो खलीज आ ही नहीं सकती। तो जब आपको ये एतमाद है, जब आपको ये मालूम है, ये पता है आपको बात, तो फिर महज किसी के 4-5 अल्फाज के साथ आप क्यों इस इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाते हैं कि ये कोई ऐसा हो जाएगा खुदा न खास्ता। तो ये एक अजीब सा मामला है। बहरहाल अगर हम इसको मान भी लें कि वाकई फिर भी ये गलत बात थी, भाई आपने बगैर किसी सबूत प्रूफ के क्यों इदारों के ऊपर इल्ज़ामात आयद कर दिए, अगर हम इसको इस कानूनी तनाजुर में भी ले लें तो फिर भी जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है वो फिर भी एक गैर कानूनी तरीका ही है। उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। FIA के लॉज के मुताबिक और साइबर क्राइम के भी लॉज के मुताबिक अगर किसी शख्स को आप से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं या FIR करती है तो आपको उसका नोटिस देना होता है। किसी के खिलाफ पहले तो इवन पहले मरहले में तो सिर्फ शिकायत ही अगर आती है तो आपको उसके खिलाफ एक नोटिस देना होता है, और अगर वो शख्स उस नोटिस के बावजूद भी शामिल तफ्तीश नहीं होता, अपनी कोई वजूहात बयान नहीं करता कि उसने वो क्यों किया, क्या उसका मकसद था इसका, या वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, या वो माफ़ी तलाफ़ी नहीं हो पाती, यानी जो भी उसकी एक उस ट्वीट से मुतालिक या जो भी उसने कोई अगर कॉलम लिखा है या कोई बात कही है कहीं पे, तो जो भी उसका उस बयान से मुतालिक एक वर्जन है, जब तक वो नहीं आ जाता और वो इसमें शामिल तफ्तीश नहीं हो जाता उस वक्त तक आप उसको गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। और फिर उसके बाद ये अगला मरहला है कि फिर आप उसके वारंट बाकायदा हासिल करते हैं, फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी अमल में आती है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पसंद नहीं आया और धड़ाम से आप किसी के घर वारिद हो गए और अचानक से आपने उसको उठा लिया और अचानक से फिर उसका कोई अता पता ही नहीं, और फिर बाद में किसी वक्त जब आपका दिल चाहेगा तो आप उसको अदालत में पेश कर देंगे। तो ये जो सारा एक प्रोसेस था ये बहुत गैर कानूनी किस्म का था, और ये अपने ही जो इनके FIA के लॉज हैं उसके भी खिलाफ था, SOPs के, और इसके अलावा मुतादिद जो अदालतें हैं वो भी इस मुतालिक अपने मुख्तलिफ फ़ैसलों में ये बता चुकी हैं कि अगर FIA को कोई शख्स मतलूब है तो उसकी गिरफ्तारी का तरीक़ाकार क्या होगा। तो अब ये सारा मामला है। अब ये तो एक वो चीज़ है जो सामने आ चुकी है। अब बात इससे ज़रा हटकर है, बात ये कि ऐसा हो क्यों रहा है। बात यही है जो पहले आपको अरशद शरीफ साहब जाने से पहले बता चुके थे। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी, वो वीडियो आज तक उनकी उस पर ट्विटर पर टाइमलाइन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं जाके, कि जिसमें कैसे एक हथियार वाला जो हाथ है वो एक हाथ अगर उसको कोई पकड़ता है उसको काटता है, फिर वो दूसरे हाथ को काटता है, फिर वो तीसरे हाथ, जो भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है वो उसको काटता चला जा रहा है, और फिर जब मिलकर हाथ बढ़ाते हैं और उसको पकड़ते हैं तो फिर वो हाथ रुक जाता है और उस पर बाकी हाथ जो है वो गालिब आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप यूनाइटेड होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो फिर ही आपकी आवाज़ में कोई दमखम होगा। अगर एक एक बंदा आवाज़ उठाएगा तो फिर वो कभी अरशद शरीफ बन जाएगा, या वो इमरान रियाज बन जाएगा, या वो फिर अब खालिद जमील बन जाएगा, या बहुत सारे और ऐसे सहाफ़ी जो एक एक दिन, दो दो दिन, चार चार दिन लापता हुए और फिर बाद में वो खुद ब खुद बाहर आ गए या उनको छोड़ दिया गया। तो इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। अब यही वजह है कि सबको मालूम है कि इस वक्त अदालतें तो कुछ कर नहीं पाती, रूल ऑफ लॉ का तो कोई नाम निशान है नहीं, तो बस ताकतवरों को जो भी किसी की बात बुरी लगती है तो वो फिर अपनी ताकत का बरमला इजहार इसी तरीके से करते हैं जिस तरह से खालिद जमील साहब के मामले में किया गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें कम से कम फेयर ट्रायल का मौका ही मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल आप देखिए कि हालांकि उनकी कानूनी भी गिरफ्तारी नहीं मैं समझती क्योंकि तकाजे उसके पूरे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब शबीर भट्टी साहब ने उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया FIA को, और अब वो उनकी कस्टडी में है। तो ये है जी कहानी, और ये बहुत सारे सहाफ़ियों की कहानी है, और आइंदा आने वाले दिनों में भी ये सहाफ़ियों की कहानी बनती रहेगी। उसकी वजह यही है कि जब सहाफ़ी यूनाइटेड नहीं है
और जब कोई हाथ रोकने वाला नहीं है तो फिर यही होगा, जिसकी बात पसंद नहीं आएगी फिर वो भुगतेगा। बस ये एक सिलसिला है जो चलेगा, जो वाज़े साफ बात है वो ये है। बाकी एक जो चीज़ है वो इंटरेस्टिंग है कि अब चूँकि पुलिस वालों के खिलाफ भी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है हाई कोर्ट की जानिब से। अब चूँकि अदालतें भी कहीं ना कहीं उनमें भी ऐसे जजेस मौजूद हैं जो रेजिस्ट करते हैं और जो इस बात पे तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि हम रिहाई का हुक्म देते हैं, रिहाई नहीं होती, मुख्तलिफ हीले बहाने किए जाते हैं और बार बार गिरफ्तारियाँ होती हैं, तो ये सब क्या हो रहा है। तो अब उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है कि ऐसे तमाम अफसरान पुलिस के जो कि अदालत के हुक्म के खिलाफ जाकर कोई कार्रवाई करेंगे तो उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और फिर अब उन लोगों को पकड़ा जाए, उन ऑफिसर्स को पकड़ा जाए जो कि अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हों। तो अब उसके बाद एक थोड़ा सा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जब ज़ाहिर आपको खुद अपने ऊपर हाथ पड़ता हुआ महसूस होगा तो कहीं ना कहीं आप अपना हाथ रोकते हैं। तो ये वाली जब से एक पोजीशन नज़र आने लगी अदालतों की तो अब एक नया हमें नज़र आ रहा है तरीक़ा वारदात मैं कहूँगी, वो ये कि अदालतों में पेश ही ना करो, ताकि ना अदालतों में पेश किया जाए, ना ही उनको रिहाइयाँ मिलें, ना ही उनके खिलाफ दोबारा पकड़ना पड़े। तो उससे बेहतर यह है कि बंदे गायब कर लो। यही वजह है कि शेख रशीद साहब, जिनको अभी 4-5 दिन हो रहे हैं पकड़ा हुआ है, लेकिन उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। उनकी गुमशुदगी से मुतलिक जो हाई कोर्ट में समाअत हुई है तो उसमें पुलिस ने आके लाइलमी का इजहार कर दिया कि ना तो हमने पकड़ा है ना हमारे पास है, और शेख साहब की जो लाल हवेली है उसको भी सील कर दिया गया है बाय द वे। उसके अलावा हमने देखा कि इसी तरह उस्मान डार साहब हैं, वो भी लापता कर दिए गए। उनकी भी मालूम हो चुका था कि उनको भी पकड़ लिया गया है, अब्डक्ट कर लिया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। यही मामला इमरान रियाज का है। तो अब आसान हल यही नज़र आ रहा है कि अदालत में पेश करेंगे तो अदालतें कहीं ज़मानत देंगी, कानून के मुताबिक कोई रिहाई भी होगी, और फिर मसला मसाइल बढ़ता है जब उसके खिलाफ अदालत के हुक्म के खिलाफ भी जाया जाए। तो अब ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मेरा ख्याल है ताकतवरों को ये नज़र आ रहा है कि भाई ठीक है पकड़ लो, और कौन सा कोई पूछने वाला है, कौन सा कोई उसको बाजियाब कराने वाला है, तो लिहाजा उनको गायब कर दो और मर्ज़ी से उसको जब दिल करेगा तो पेश करेंगे या रिहा करेंगे। तो अब ये एक नई वारदात नज़र आ रही है। बाकी शेख साहब जी भी जो हैं उनको कर लिया गया। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है कि शेख साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो अभी तक ऑपरेशनल है। मेरे पास अभी इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि कौन उनका जो ट्विटर हैंडल है उसको चला रहा है, या उनका मोबाइल फ़ोन क्या किसी और के पास है, किसी भतीजे भांजे के पास है। अगर है तो क्योंकि उनके तो इवन भतीजों को भी पकड़ लिया गया था, सुनने में तो यही आया था, तो फिर उनका फ़ोन कहाँ है, उसको उस तक क्यों नहीं रसाई अभी तक हासिल की गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक मामला है। एक और जो अदालत से जुड़ी पेशरफ्त है वो भी मैं साथ ही आपको बता दूं, फिर कुछ पॉलिटिक्स के मामला पे बात करेंगे। वो ये है जनाब कि अदालत में 28 सितंबर को एक बहुत ही अहम केस की समाअत फिक्स कर दी गई है। 28 सितंबर को फैज़ाबाद धरना केस जो है उसके ऊपर नजर सानी की अपील समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, और इसमें PTI, जमात इस्लामी और ISI और MI मुख्तलिफ एजेंसीज़ ने भी उसमें वो की थी नजर सानी की दरख्वास्त। इस केस को चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है वो सुनने जा रहा है। ये आपको मैं याद दिला दूं कि जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ ईसा साहब का बड़ा मशहूर और मारूफ फैसला है, और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस आया था उसकी बुनियाद भी यही फैसला बना था, क्योंकि इस फैसले में अगरचे ये फैसला तो तहरीक लब्बैक के फैज़ाबाद के मकाम पर धरने के हवाले से था, जिसमें उन्होंने बड़े रोज़ धरना दिए रखा और बड़ी सब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसमें फिर बाद में जो मामला है वो तय पाया था जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से ऑफिसर्स ने आकर मामला रफा दफ़ा कराया और एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद फिर उन्होंने ये जगह खाली कर दी थी। तो वजह तो ये यानी मामला तो वाक़या ये था बेसिकली, लेकिन उसके बाद हुआ ये था कि इस केस के ऊपर जब फैसला सुनाया गया काजी फायज़ ईसा साहब की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि भाई एजेंसीज़ कौन होती हैं कि वो आके ये सियासी मसाइल तस्फिया करवा रही हैं, ये तो उनका काम ही नहीं है। और अगर वो ये सियासी मामलात में किसी भी तरह हिस्सा ले रही हैं तो फिर तो इसका मतलब ये है कि जो ये ऑफिसर्स हैं ये अपने हलफ से रूगर्दानी के मुर्तकिब हुए हैं, ये हलफ की खिलाफ वर्जी की है उन्होंने। तो ऐसे अफसरान के खिलाफ तो इवन कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आके सियासत में किसी भी तरह की अपनी कोई भी रोल प्ले किया है। तो ये जो मामला था, ये जो लाइंस थी उनकी, ये उनके लिए वबाल जान बन गई। और फिर उसके बाद हमने देखा कि उन्हें एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज के तौर पर देखा गया, और फिर बाद में इमरान खान साहब के दौर में उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी फाइल हुआ, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल यही है कि उसकी बुनियादी वजह यही थी कि इस्टेब्लिशमेंट उनको पसंद नहीं करती थी और उनको रिमूव करना चाहती थी। इसी वजह से उनके खिलाफ ये रेफरेंस फाइल करवाया गया था इमरान खान के थ्रू। लेकिन
बहरहाल वजह उसकी जो भी हो, ये बात एक इंटरेस्टिंग है कि इसके ऊपर नजरसानी की जो अपील है, तो अब सबकी नज़रें इस केस की तरफ इसलिए जुड़ गई हैं कि ख़ास तौर पर इस मामले के ऊपर क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इन अफसरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस तरह का फ़ैसला देने जा रहे हैं कि भाई इन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। तो ये इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट केस बन चुका है कि ये अपनी नौयत का एक अलग केस होगा कि जहाँ पर हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान की सिविलियन अदालत है उसमें फ़ौजी अफसरान के ट्रायल की बात हो रही हो। तो ये एक बड़ा ही यानी एक मुनफरिद किस्म का मुकदमा होगा। लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसके ऊपर कितना स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक ओपन फैक्ट है पाकिस्तान में कि एजेंसीज़ हों या फ़ौज पाकिस्तान से मुतालिक कोई भी इस तरह के मामलात हों, उस पर हम अदालतों को बहुत ज़्यादा कुछ मामलात के ऊपर हम नहीं देखते कि वो सख्त मौक़िफ़ अपना सकें और वो एक लचक का मुज़ाहरा कर जाती हैं। तो ये इस लिहाज से सबके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पर बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि इसके तनाजुर में जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हो सकता है। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब तो उस वक्त DGISI नहीं थे, उस वक्त नवीद मुख्तार साहब DGISI थे। अलबत्ता उनकी जानिब से उनके नुमाइंदे के तौर पर फैज़ हमीद साहब ने ज़रूर कुछ किरदार अदा किया था इस बातचीत में, क्योंकि उनके सिग्नेचर मौजूद हैं इस एग्रीमेंट के आखिर में। इसके अलावा ये भी एक बात आपको मैं शेयर करती चलूँ इस मुकदमे से जुड़ी कि ISI ने अब अटॉर्नी जनरल के थ्रू इस केस की समाअत को जो है वो चैलेंज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जी इसमें जो आपने ये फ़ैसला दिया था और उसमें बात लिखी थी कि जी सियासी किरदार अफसरान का, तो ये एक मुबहम सी बात थी, इसका कोई सबूत प्रूफ उस तरह का नहीं था वगैरह वगैरह जो भी। और इस तरह की बात करने से जो अफसरान हैं अगेन उनका जो मोराल है वो बड़ा डाउन होता है, पुलिस का, अफवाज पाकिस्तान का। तो लिहाजा इसके ऊपर जो है आप इसको क्विट करें या जो भी उससे उन्होंने चैलेंज कर दिया इस फैसले को। तो अब देखना ये है कि अब नज़रसानी होती है, ये फैसला ख़त्म होता है या इसके ऊपर अमल दरामद की बात होती है। तो इस एक इंटरेस्टिंग मूव होगी, 28 सितंबर को देखना होगा और हम ये भी देखेंगे कि क्या उस दिन भी फिर इसकी लाइव कवरेज होती है या नहीं। ये सारी हसास बातें क्या आवाम के सामने रखी जाएंगी या फिर ये बंद कमरों में ही मामला तय पा जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अपनी नौयत का मुनफरिद और इंटरेस्टिंग और हसास किस्म का केस होगा। लास्टली मैं आपको बताती चलूँ, शहबाज शरीफ साहब जो दौड़े दौड़े गए हैं, अब उनके जो अपने हम नवा सहाफ़ी हैं वो सारी कहानियाँ खोल खोल के बता रहे हैं। और अगर आप मेरे 3-4 दिन पहले के वीलॉग सुन लें तो मैंने उसमें आपको ये बात बता दी थी कि नवाज शरीफ साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट की कुछ डिमांड्स हैं जिनके ऊपर इनकी आपस में अभी तक सेटलमेंट नहीं हो सकी है। इस वजह से नवाज शरीफ साहब की अभी भी आमद खटाई में पड़ सकती है। ये मैंने आपको 3-4 दिन पहले अपने वीलॉग में बता दिया था। शहबाज शरीफ साहब जो हैं भागे भागे गए हैं और वजह उसकी यही बताई जा रही है कि नवाज शरीफ साहब जो बड़े इनकलाबी फिर से बनने की कोशिश करते हुए अब बात करें कि जी जर्नैलों का एहतसाब हो, फैज़ हमीद का एहतसाब हो, बाजवा का एहतसाब हो, तो ये वाली जो बातें हैं मैंने पहले ही कहा था कि इदारे को ये बातें पसंद नहीं आती। भले उनके एक्स चीफ्स हों वो उनको एक इंडेमनिटी देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में भी हमने यही देखा था, जब जनरल लाहिर शरीफ साहब आर्मी चीफ थे उनके खिलाफ मुशर्रफ साहब के दौर में मुशर्रफ साहब के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था जब संगीन गद्दारी का, तो फिर उन्होंने किस तरीके से ना सिर्फ ये कि उनको सेफ्टी से बाहर भिजवा दिया था, बल्कि यही इख्तलाफात जो बहुत सारे थे, डॉन लीक्स और वगैरह वगैरह, उनमें एक वजह ये भी थी। तो इदारा कभी भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। तो अभी आप वापस आए नहीं हैं, अभी इक़्तिदार आपको मिला नहीं है और आपको इक़्तिदार मिलने के लिए वैसे भी अवामी हिमायत उस तरह की हासिल भी नहीं है और आप वहाँ बैठ कर बड़ी बड़ी तड़ियाँ लगाना शुरू हो गए हैं। तो ये बात जो है इदारे को अच्छी नहीं लगी है और ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब को देकर भेज दिया गया कि भाई जाके बड़े मियाँ को बता दें कि ये सब नहीं चलेगा, तो ज़रा सुकून करें आप। अब फैसल वावडा साहब के अल्फाज ये हैं कि भाई पहले तो आपको जहाज़ में बांधा था, अब आपको बांध कर ही रखेंगे। तो उन्होंने ज़रा सख्त और खुले अल्फाज में बताया है कि भाई जाके शहबाज शरीफ साहब मियाँ साहब को समझा रहे हैं कि अपने बयानिए में ज़रा लचक पैदा करें। लेकिन अब मियाँ साहब का प्रॉब्लम ये है कि उसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं कहने के लिए, तो आके फिर मंजन बेचना क्या है। तो अब उनके पास यही कुछ थोड़ा बहुत मंजन था जिसको वो कोशिश कर रहे थे कि नई पैकिंग में डालकर तो कुछ आके यहाँ पर कैंपेन चलाएँगे। लेकिन ये जो मंजन है फ़िलहाल ये भी जो पीछे से उनके मजबूत हाथ हैं उन्होंने रोक दिया है कि फ़िलहाल इसको भी आपने नहीं बेचना है। तो अब ये सारी एक फड्डा पड़ चुका है जिसकी वजह से जो नवाज शरीफ साहब की वापसी है वो काफ़ी खटाई में पड़ गई है। अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि क्या इस सारे चक्कर में ये एक ऑप्शन लिया जाता है कि कोई नई डील बनाई जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि पिछली डील में भी ये बात तय थी कि इस आर्मी चीफ को यानी आसिम मुनीर साहब को भी एक्सटेंशन मिलेगी और नदीम अंजुम साहब को ISI चीफ को भी एक्सटेंशन मिलेगी, इस तरह की भी बातें की गई हैं।
लेकिन इन सहाफ़ियों को कोई पकड़ने वाला नहीं है जो खुलेआम आकर ये सारी कहानियाँ सुना रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात की जा रही है कि हो सकता है कि अब मियाँ साहब को आने ही ना दिया जाए और फिर से शहबाज शरीफ साहब ही के ऊपर शफकत का हाथ रखा जाए कि भाई यही बंदा ठीक है, ये अच्छा बच्चा है, अच्छी इसकी तरफ से ताबेदारी की जाती है। तो ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को फिर से खुड्डे लाइन लगा के शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ही दस्ते शफकत रखा जाए। तो अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। नवाज शरीफ साहब भी इस गलतफहमी का शिकार हो गए थे इमरान खान साहब की तरह, जैसे इमरान खान साहब गलतफहमी का शिकार थे कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर ऑप्शन बनाने वालों ने बताया कि जी आपके अलावा भी हमारे पास वही ऑप्शंस हैं जिनको हम माइनस कर चुके थे। तो अब यही गलतफहमी नवाज शरीफ साहब को भी हो रही है कि जी मेरे अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब उनको भी सिखाया जाएगा कि भाई ऑप्शंस तो हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।